25 पार्टिसिपेंट्स हैं और मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ अटेंडेंस के लिए। एक स्टार्ट में होगा और एक एंड पे होगा, ठीक है। निदा है, मंजर है, फैसल है, मुनीबा है, अरूज है, अक्सा है, रमशा है, मरियम यासीन है, अलीजा बतूल है, अक्सा खादिम है, अक्सा जावेद है, लाइबा एहसान है, राबिया फिजा है, मुकद्दस है, रिमशा शफीक है, कायनात जावेद है, माहनूर यूसुफ, हदीका बुखारी, खदीजा इमरान, मुकद्दस शेख, अलीना सईद, अक्सा रमजान, मुकद्दस शेख। 2 दफा है मुकद्दस, नहीं सॉरी एक ही दफा है, सदफ और शराफत। अच्छा, मैंने आप लोगों को अलाउ कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो या किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। किसी का नाम मैंने मिस किया हो वो बता दें। उसके अलावा ये है कि मैंने स्क्रीन शेयर किया, आप लोगों को नोट्स नजर आ रहे हैं? यस मैम। जी मैम। मेरी आवाज बिल्कुल ठीक? जी मैम। अच्छा, और चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, उसमें हमने पढ़ना है न्यूट्रिशन थेरेपी ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से। ऑस्टियोपोरोसिस का जो वर्ड है, जो इसका लफ्ज़ है, इसका मतलब ये है कि पोरस बोन, ठीक है। इसके अभी बहुत फैक्टर्स इसके साथ इन्वॉल्व हैं, हम आगे जाके जेंडर के साथ एसोसिएटेड है कि ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, फिर साथ एसोसिएटेड है कि बढ़ती उम्र के साथ होता है। लेकिन जब हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो ना 40 साल के बाद औरतों और मर्दों में, बल्कि कुछ प्रॉब्लम ये होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो है, जो हड्डी का मैस है, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी आवाज में इशू आ रहा है। के अंदर जो है वो सिर्फ मिनरल कंटेंट कम होता है। अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की बोन थी तो वो उतने सेंटीमीटर स्क्वायर की ही रहती है, लेकिन उसके अंदर जो कैल्शियम की या मिनरल्स की ओवरऑल डेपोजिशन है ना, वो कम हो जाती है इन केस ऑफ ऑस्टियोमलेशिया। लेकिन उस ये होता है कि अगर वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की बोन थी तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती होती 4 और 3 सेंटीमीटर की भी होगी। ये डिफरेंस है ऑस्टियोपोरोसिस में, ऑस्टियोमलेशिया में। अब ये एसिम्प्टोमेटिक है, हमें नहीं पता चल रहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि मेरी हड्डियों के अंदर जो है वो कैल्शियम कम हो रहा है या उसका बोन मैस कम हो रहा है, क्योंकि मुझे तब पता चलेगा जब खुदा ना खास्ता कहीं गिरूंगी और फ्रैक्चर आएगा तो पता चलेगा कि हाँ जी आपकी हड्डी जल्दी टूटी है, या आपके दर्द महसूस होती है, और जो दर्द है वो बहुत एडवांसिंग फील होती है। मैं थोड़ी ये स्लाइड के बाद आप लोगों की चैट देख रही हूँ मैं, आप मुझे वहां पे बताओ कि आपको सब कुछ समझ भी आ रहा है और सारा कुछ ठीक है कि नहीं। जो मैसेज हम मैम जो 3 डॉट्स हैं मोर पर, वहां पर है मोर के ऑप्शन पर 3 डॉट्स। व्हाट्सएप पे मैसेज करो सारा के सही से आ रही है आवाज और एक्सेट्रा। मैम आपकी आवाज आते आते रुक जाती है अंदर ही। बिल्कुल ही बंद हो जाती है मैम। ओके, मिल गया चैट का ऑप्शन। मैम आपकी आवाज रुक जाती है, रिपीट कर दें ऑस्ट्रिया रही है। मे बी मेरी हैंड्स फ्री में इशू हो। ओके फाइन, ठीक है बच्चों, मैं दोबारा से बता दूँ। मैम तो हंसती मुझे बताओ कि अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। यस मैम। यस मैम आ रही है अब। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मैंने आपको बताया है कि ऑस्टियोपोरोसिस से मुराद ये है कि आपकी जो बोन मैस है वो ओवरऑल कम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को नॉर्मली ये समझा जाता है कि ये एक डिजीज है जो सिर्फ औरतों में पाई जाती है और आफ्टर द एज ऑफ 50 पाई जाती है। ये बात ठीक है, लेकिन ये सिर्फ औरतों में नहीं पाई जाती। 40 से 45 साल के बाद जब
बहुत सारे मर्दों में भी ये डिजीज आती है क्योंकि हार्मोनल चेंज उनमें भी आते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको ये बताया है कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया में ये डिफरेंस है कि ऑस्टियोमलेशिया के अंदर आपकी ओवरऑल बोन मिनरलाइजेशन कम होती है, यानी कि जो आपकी हड्डियां हैं उनके अंदर मिनरल कंटेंट कम होता है, कैल्शियम और जो फास्फोरस है उसकी कमी हो जाती है। लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस है इसमें ना सिर्फ मिनरल कंटेंट कम होता है बल्कि उसके साथ साथ जो आपकी बोन का मैस है, यानी कि जो उसका जैसे फॉर एग्जांपल उसका साइज भी छोटा होता है, ठीक है। मैस कम होना यानी उसका साइज भी छोटा होता है। ये ऑस्ट्रियो-मलेशिया के केस में नहीं होता। उसमें ये होता है कि आपकी हड्डियां नरम पड़ जाती हैं क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस उतना नहीं होता उसको सख्त करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है। आज हमने देखना है ऑस्टियोपोरोसिस को और उसकी कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं और न्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज जो हैं वो आपकी एक्टिविटी दिखाएंगे कि आप लोग देखोगे कि ये फॉर एग्जांपल विटामिन सी या विटामिन डी और कैल्शियम इंपॉर्टेंट है तो उसके कौन-कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि हम देखेंगे कि बोन का स्ट्रक्चर क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसकी कॉजेज कौन-कौन सी हैं और इस अच्छा यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन में नजर आ रहा होगा कि नॉर्मल बोन मैट्रिक्स में छोटे छोटे पिट्स हैं, लेकिन जो ऑस्टियोपोरोसिस के बोन है उसमें बहुत खुले जगह हैं क्योंकि उधर भी कैल्शियम की भी कमी है और उसके साथ साथ उसका साइज भी कम हो रहा है। साइज क्यों कम होता है? क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि बोन के अंदर 2 से 3 से 4 तरह के सेल्स होते हैं, कुछ बोन बनाने वाले, कुछ उसको तोड़ने वाले। लेकिन जब तोड़ने वाले या ऑस्टियोक्लास्ट जिसे हम बोलते हैं, जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो उस केस में ये होता है कि आपकी बोन का साइज कम होना शुरू हो जाता है, बनने से ज्यादा वो टूट रही है, ठीक है। अब कौन सा हिस्सा हमारे स्केलेटल का, जहाँ ऑब्वियसली हड्डियों की बात है तो हम स्केलेटल की बात करेंगे, कौन सी बोन्स हैं जो ज्यादा इफेक्टेड होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ठीक है। अब जो है सबसे ज्यादा जो आपका स्पाइन या वर्टिब्रा जिसको हम कहते हैं कि जो आपकी बैकबोन है उस पे सबसे ज्यादा असर होता है इस डिजीज का, इस कंडीशन का। उसके अलावा जो हिप बोन है जिसको हम पेल्विक बोन बोलते हैं, उस हिस्से में ये जो है वहां पे बहुत ज्यादा असर हो सकता है क्योंकि अक्सर आप देखते हो कि अगर आपके घर का कोई बुजुर्ग गिर जाती है या गिर जाते हैं तो उनकी सबसे पहले जो फ्रैक्चर आता है उनकी जो बड़ी हड्डी है टांग की वहां या हिप बोन में या फिर कमर में उनके चोट आती है क्योंकि वो उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी होती हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि जो हमारी मदर्स जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उस ड्यूरेशन में अगर वो दूध और दही या कैल्शियम के सोर्सेज नहीं भी ले रही तो जो बच्चा बन रहा होता है तो उसको जितना कैल्शियम चाहिए, अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी मैक्सिमम कोशिश करती है कि उसको जो कैल्शियम चाहिए वो उसको मिले। अब ना हम डाइट से ले रहे हैं ना मेरी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो कैल्शियम के सोर्सेज हैं, तो हमारा जो होमियोस्टेसिस मैकेनिज्म है वो क्या करता है कि हमारी हड्डियों को तोड़ना शुरू कर देता है और उसके अंदर से कैल्शियम निकलता जो है वो फिर बच्चों को देना शुरू हो जाता है। हमारे जो डिफरेंट मैकेनिज्म के जरिए बच्चे को पहुंचकर बच्चा अपना कैल्शियम पूरा कर लेता है। ये एग्जांपल मैंने आपको शायद पहले भी दी होगी। अगेन हम इसी जो चीज को दोबारा देखते हैं कि कौन कौन से हिस्से ज्यादा असरअंदाज होते हैं इस कंडीशन से। आपका स्पाइन यानी बैकबोन, हिप बोन और जो रिस्ट है, क्योंकि रिस्ट में जो हड्डियां होती हैं वो ऑलरेडी जो है वो आपको पता है कि पतली होती हैं और नाजुक होती हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑस्टियोपोरोसिस की जो है टाइप्स कौन कौन सी हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की बेसिकली जो सबसे कॉमन टाइप यही है कि एज के बाद खास तौर पे औरतों में जब मेनोपॉज हो जाता है, मेनोपॉज आई थिंक आप सब समझते होंगे कि जब फीमेल्स को उनका रेगुलर मंथली पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं आफ्टर, आप सबकी मदर्स को 35 40, ये डिपेंड करता है, वुमेन टू वुमेन वेरी करता है, उसके हार्मोन्स कैसे हैं, उसकी डाइट कैसी है और ये सारा कुछ। 35 से 40 साल के बाद जब आपको अपना मंथली साइकिल आना बंद हो जाता है तो उस परमानेंटली आपको पीरियड्स नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, ठीक है। सबसे ज्यादा कॉमन यही है।
ये वाली जो टाइप है ये ना सिर्फ ये वाली फीमेल्स में है, लेकिन मेल्स में भी आफ्टर 40 to 50 इयर्स ऑफ एज ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जो टाइप्स हैं इसकी, उसमें इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस है। इडियोपैथिक से मुराद ये है कि उसकी कोई भी हमें अननोन कॉज, जब हमें किसी भी डिजीज या कंडीशन का पता नहीं होती तो हम उसको इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये प्री पुबर्टल चिल्ड्रन, यानी वो बच्चे जो अभी जवानी में नहीं आए होते, यानी कि 13 से 12 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियों में अगर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, अगर उनका बोन मैस नॉर्मल बोन मैस से कम है, तो उसे हम इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब जो इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस अडल्ट्स में भी हो सकता है 30 से 50 साल की उम्र में, और हमें उसका कोई एग्जैक्ट जो है वो कॉज नहीं पता होती। मेनोपॉजल का मैं आपको बता चुकी हूँ। कनेक्ट नहीं हो रहा सदफ, मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है। मैं आपका जरा स्लाइड नेक्स्ट कर दूं। मैम यस, जो आप बात मैम लेक्चर रिपीट करती है ना मैम, स्लाइड के साथ साथ ना। ओके, वो भी मैं कर रही हूँ। ठीक है, फाइन। आप अपने कमेंट्स में देख लो, मैं हर स्लाइड के बाद मैं चैट रूम को भी देखती जाऊंगी। और अगर इन केस ये चूंकि 30 मिनट की क्लास का मैंने वो लगाया था बंद हो जाता है, तो हम इसी क्लास को मैं दोबारा से लिंक भेजूंगी और हम इसको कंप्लीट करेंगे लेक्चर को। ठीक है, आप लोगों ने ऑफलाइन ठीक है में मैम। ठीक है मैम। अच्छा, मैम एंडोपैथिक क्या है? इडियोपैथिक बोला बेटा। इडियोपैथिक का मतलब ये है कि अननोन, जिसकी हमें वजह पता नहीं होती। ठीक है, अगर वो छोटे बच्चों में हो रही है तो जुवेनाइल है, अगर वो 30 से 50 साल में हो रही है तो इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस जो यंग एडल्ट्स में होती है। एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस जो सबसे कॉमन है, जो फीमेल्स के अंदर पोस्ट। मैम काइंडली ये रिपीट कर दें इडियोपैथिक वाला। हाँ बेटे, इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस ये है कि इडियोपैथिक का मतलब है कि जिसकी हमें रीजन नहीं पता। जुवेनाइल यानी छोटे बच्चे, यंग। ऑस्टियोपोरोसिस का आपको पता है, जब छोटे बच्चे यानी वो बच्चे जो अभी जवान नहीं हुए, बच्चे या बच्चियां, अगर उनमें भी बोन मैस कम है, जो उन बच्चों की निस्बत जो नॉर्मल जिनका बोन मैस है, तो उन्हें उसे हम कहते हैं इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हमें रीजन नहीं पता और आपका बोन मैस कम है और एज 30 to 50 इयर्स ऑफ एज है, तो इसको हम जर्नली टर्म इसे इडियोपैथिक ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब जो एज रिलेटेड है, जो सबसे कॉमन है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर और जो बुजुर्ग हैं हमारे, दोनों जेंडर्स के, मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। 40 से 50 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो कि कद भी, हम कहते हैं कि 50 साल के बाद आपका कद अगर पहले 5'7" था तो आहिस्ता आहिस्ता 5'3" हो जाएगा, यानी जिसे हम कुब निकलना कहते हैं, क्योंकि आपकी जो स्पाइन है या जो आपकी बैकबोन है वो झुकना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को डॉवर्स हम कहते हैं। बेसिकली डॉवर्स हम का मतलब ये है कि जो आपका थोरेसिक वर्टिब्रा है, यानी जो आपके कंधों के पीछे आपकी बैकबोन है, वो कुब की शेप में या बाहर निकल जाती है, आपकी पोस्चर जो है वो खराब हो जाता है। यहाँ पे जो है ये, अगर आप एरो देख पा रहे हो तो ये चीज इस चीज को शो कर रही है। ठीक है मैम स्लाइड्स मैम वीडियो शो नहीं हो रही है, स्लाइड एक ही आ रही है ऑस्टियोपोरोसिस वाली। फर्स्ट स्लाइड ये मैम तब से ऑस्टियोपोरोसिस अच्छा, ओके की ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा जी, मैं वो ऑप्शन ठीक करना भूल गई थी। मुझे शो हो रहा है, आपको नहीं हो रहा। अगेन हम इसको एक एक मिनट देते हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया चेंज हो रहा है। यस मैम, अब चेंज हो रहा है ना। अब ये साइड्स जो मैंने आपको बताई थी कि सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। ठीक है जी मैम, एक जगह रुक नहीं रही स्लाइड। मैं उसको मूव कर रही हूँ, अभी रुकी हुई है ना। यस जी मैम। अभी रुकी हुई है। हाँ, वो मैं ही उसको मूव कर रही हूँ। अच्छा जी, रिस्ट, स्पाइन और हिप बोन सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट होती है। ओके, यस मैम। ये वाला जो है ये मैंने आपको टाइप्स बताई थी, इडियोपैथिक जुवेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, फिर इडियोपैथिक और फिर एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है मैम अभी भी हाफ आ रही है। वो मैंने खुद ही की है, अब बस आपको आ रही है। वो मैंने रिज्यूम करना मैं भूल गई थी। और ये आप लोग देख लो कि जो मैं डॉवर्स हम कह रही थी कि 40 से 60 साल के बाद जो है आपका कद छोटा होता है, आपके कुब निकल आता है इस शेप में। अब नजर आ रहा है ये वाली जो पोजीशन है,
ठीक है? जी मैम। यस ओके। यस मैम, आप आ रहे हैं। अब हमें भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन है, चाहे वो ब्लड है, वो इटसेल्फ टिश्यू है, इसी तरह से बोन भी एक लिविंग सेल ही है। बोन बन भी रही है, खत्म भी हो रही है। अब हम लेकिन हमें पता है कि जो हमारा कद बढ़ना है, जो मैक्सिमम ग्रोथ है कुछ बॉडी पार्ट्स की अप टू 18 इयर्स कम हो जाती है, लेकिन जो हमारी हड्डियां हैं वो 30 साल तक बन रही होती हैं, डिफरेंट जो है थोड़े थोड़े इंचेस, ठीक है? और साथ साथ कोई बोन्स टूट रही हैं, कोई बन रही हैं। जैसे अगर आपको पता हो कि जब एक फीटस होता है, जब उसका हाथ सबसे पहले बनता है तो जो उसका पंजा होता है वो मुर्गी के पंजे के जैसा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फिंगर्स के दरमियान फिजेट्स होते हैं ना, वो ओस्टियोक्लास्ट यानी कि बोन रिमूविंग सेल या बोन ब्रेकिंग सेल जो है ना, वो उसको तोड़ देते हैं, फिर आपकी उंगलियां लैदा होती हैं। वरना जब बच्चा बन रहा होता है तो हमारी 500 उंगलियां जुड़ी होती हैं, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा बोन का स्ट्रक्चर। नजर आ रहा है ना सबको? यस जी। मैम। ओके, एक सेकंड में आपकी चैट्स देख लूं। कालवा ऑडियो आ वॉइस। रहा है मैम। अच्छा जी, ये बोन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अगर आप मेरे एरो को फॉलो कर रहे हो, जो बोन का ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, इसको हम प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस उसका ऊपरी हिस्सा, डायाफेसिस जो दरमियान वाला हिस्सा है, ठीक है? और एंड वाले पोर्शन को हम डिस्टल एपिफेसिस कहते हैं। जैसे अगर आप अपनी कंधे को कंधे के ऊपर हाथ रखो तो जो कंधे वाले हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल एपिफेसिस है आपकी इस बोन का, जो दरमियान में है वो डायाफेसिस है, और जो कोहनी की तरफ है आपकी ऊपर वाली बोन का हिस्सा, उसे हम डिस्टल एपिफेसिस कहते हैं, ठीक है? अब ये वाला जो बी पोर्शन है, बी पार्ट को आप देखो, ये जो कोई भी, इसको मैं एडमिट कर रही हूँ, काइंडली आप इसको अपने नाम के साथ ज्वाइन करें। अच्छा, ये वाला जो बी पिक्चर है, इसमें आप मैम लेक्चर खत्म होने वाला है। टाइम लिमिट मैम पूरी हो गई है। हाँ, वो लेक्चर खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा से नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। अच्छा, ये देखें। कोड लगा। सॉरी, यही कोड लगाना है मैम। नहीं, वो मैं भेज दूंगी लिंक। ये नहीं लगेगा, न्यू लगेगा। मैम मेरी अटेंडेंस लगी। कौन है? मैम सदफ, मुझे आवाज ही चुप अब कर आई जाओ, है। मैंने तुम्हारी एंड मुझे डे पे आवाज ही अब लगानी है। आई है। मैम मुझे आवाज ही अब आई है। कोई मसला नहीं है, अटेंडेंस लग जाएगी। अच्छा जी, ये जो बी पोर्शन है, सारे इसको देखें। अभी हमारे पास 27 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, पार्टिसिपेंट्स की एक दफा मैं रिकॉर्डिंग हम देख लें, साथ साथ अटेंडेंस भी हो जाएगी ना। मुकद्दस शेख और मुकद्दस लतीफ डिफरेंट हैं दो? हाँ जी Yes, मैम। ma'am. जी मैम। ओके ओके जी ओके। मैम। अच्छा, ये देखिए, मेरी बात सुने। ये जो बी पोर्शन है, इसमें जो ब्लू वाला हिस्सा है ना, ये सबसे बाहरी वाला हिस्सा है जो कार्टिलेज होती है। बोन की जो अंदर वाले हिस्से की तरफ जब हम जाते हैं, जैसे आप अपने जहन में, मैं आपको कैसे समझाऊं, तो बाहरी पोर्शन है उसको हम कहते हैं, वो कॉम्पैक्ट और सख्त होता है, ठीक है? जो हड्डी का बाहर वाला हिस्सा है, जो आउटर कवरिंग है, उसको हम कॉर्टिकल बोन कहते हैं, और उसे हम कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है? जी। जो इंटरनल पोर्शन होता है वो स्पॉन्जी होता है, यानी कि नरम होता है, गूदे वाला होता है, जिसे हम बोन मैरो भी कहते हैं। जहाँ पे बोन मैरो पाई जाती है, जहाँ पे जो है वो मिनरल्स भी लगते हैं, रेड ब्लड सेल, उसे हम Red blood कैल्कुलस cells। बोन कहते हैं, ठीक है? ये सी पोर्शन या सी जो पिक्चर है वो हमें नहीं करनी। अच्छा, टाइप्स ऑफ बोन, ये वही चीज आएगी। यहाँ पे आप देखो बी ए पार्ट में कि जो कॉम्पैक्ट बोन है वो बाहर वाला हिस्सा है, और जो दरमियान में उसके पाई गई है वो कैंसिलस बोन है, जो कि नरम और स्पॉन्जी होती है। अब इसके बोन सेल्स कौन कौन से हैं? ऑस्टियोसाइट हैं, जो इटसेल्फ बोन के सेल को कहते हैं हम। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो बोन फॉर्मिंग सेल हैं, यानी कि हड्डी के सेल्स को, ऑस्टियोसाइट्स को बनाने वाले सेल्स हैं, और वो मेंटेन करते हैं कि अब अगर हम जितने ज्यादा जरूरत है वो कैल्शियम को और बाकी जो रिक्वायर्ड कोलाजन और ये सारा कुछ चाहिए होता है उसको लेके बोन सेल्स बनाते हैं।
अब जो ऑस्टियोजेनिक सेल वो हैं जो स्टेम सेल्स के तौर पे काम करते हैं। ये वो स्टेम सेल्स हैं जिसको लेके अगर बोन को ऑस्टियोक्लास्ट चाहिए तो ऑस्टियोक्लास्ट बनेंगे, अगर ऑस्टियोब्लास्ट चाहिए तो ऑस्टियोब्लास्ट बनेंगे। ठीक है, ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स हैं, आप सबको पता होगा कि जो बोन को रिजॉर्ब करने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए या रिमूव करने के लिए काम आते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जब हमारे हाथ जुड़े होते हैं तो उंगलियों को अलहदा करने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट उन जो एडिशनल पोर्शन बना होता है उसको तोड़ देते हैं या रिमूव कर देते हैं, ब्रेक डाउन होती है उनकी, और जो हमारी फिंगर डिजिट्स हैं वो अलहदा हो जाता है। मैम स्टेम सेल्स क्या होती हैं ऑस्टियोजेनिक? दोबारा बताइए। स्टेम सेल्स, हाँ जी। अच्छा बेटे, स्टेम सेल्स से मुराद ये है, ओके वन बाय वन। स्टेम सेल जो है कोई भी कि हमारी बॉडी में सेल बनना हो, अगर मैंने रेड ब्लड सेल ने भी बनना है तो बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल मौजूद होता है, उस हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं। वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल आगे डिफरेंशिएट होता है डिफरेंट सेल्स में और फिर वो एज अ स्टेम सेल्स काम करते हैं किसी और चीज के लिए। जैसे मैं अगर कहूँ कि मैंने शीरा बनाना है तो जो चीनी है उस टाइप पे उसकी स्टेम सेल है। जिस चीज को लेके कोई खास चीज बनती है वो स्टेम सेल है। तो बोन सेल्स बनने के लिए जो उसकी बेस है या जो बेसिक सेल डिफरेंशिएट होता है इनटू ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, वो है ऑस्टियोजेनिक सेल। ठीक है, इसे हम स्टेम सेल कहते हैं। अंडरस्टैंड? और मैं और एलैबोरेट करूँ? यस मैम। यस जी मैम। मैम। ये मुझे लगता है किसी ने कहा है यस कह दे। हाँ जी मैम, वो हम भी एक बार पिछली स्लाइड करिएगा। अच्छा जी। ऑस्टियोक्लास्ट मैम फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ओस्टियोसाइट्स हैं वो मैच्योर बोन सेल्स हैं और जो ब्लास्ट हैं वो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं और ब्रेकिंग सेल्स ओस्टियोक्लास्ट उनको कह देंगे। लास्ट वाली, हाँ जी, पहली बातें आपने बिल्कुल सही की हैं, आखिरी बात की मुझे समझ नहीं आई, आप काइंडली रिपीट करो। मैम ओस्टियोसाइट्स हम कह देंगे जो मैच्योर बोन सेल्स हो जाएंगे, मीन बोन्स को बनाने के बाद मैच्योर सेल, एक चीज मैच्योर हो जाती है वो ओस्टियोसाइट्स हो गए। और बोन्स को बनाने के लिए ओस्टियोब्लास्ट्स होंगे जो मिनरलाइज करते हैं। हाँ जी। और ओस्टियोक्लास्ट बोन्स अब्सॉर्बिंग और बोन ब्रेकिंग सेल्स जो मिनरल्स हाँ को। जी, हाँ जी, ऐसा ही। ठीक है मैम। ऑस्टियोजेनिक वो सेल हैं जिनकी वजह से जिनसे ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट आगे बनाते हैं ऑस्टियोसाइट को। यस मैम। ओके, एक सेकंड मैं चैट्स को देख लूं, दोबारा ज्वाइन कर लें। ये आपस में मेरे ख्याल में आप लोग इतनी ज्यादा चैटिंग नहीं करो, मैं देख रही हूँ। ठीक है, आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग है, कुछ को इशू आ रहा है, लेकिन काइंडली कोशिश करो कि आप खुद ही रिजॉल्व कर लो। पता ही नहीं चल रहा था कैसे करना है। कोई बात नहीं, ठीक है। 29 पार्ट्स। मंजर क्या कह रहा है? कुछ भी नहीं मैम। आप कुछ बोलने लगे थे, अच्छा वो मुझे साइड पे शो हो रहा है इसलिए मैंने पूछा। अच्छा जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोन मॉडलिंग क्या है और रीमॉडलिंग क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा कि थ्रू आउट द कोर्स ऑफ लाइफ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फीटस टू टिल द ग्रोथ सीजेशन जब तक होती है अप टू 30 इयर्स ऑफ एज, हमारी डिफरेंट बोन्स के सेल्स बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो है इसको हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन इसकी चीदा बातें मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि एक्टिवेशन होता है। अगर एक किसी फॉर एग्जांपल फीमर बोन है, उसमें कुछ सेल्स के बनने में और टूटने में कैसे होगा? सबसे पहले एक्टिवेशन होगी। एक्टिवेशन से मुराद ये है कि अच्छा अब उसमें कि कौन से ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो तोड़ना शुरू कर देंगे उन सेल्स को या रिमूव करना शुरू कर देंगे उन सेल्स, उन बोन सेल्स को जो वहां पे जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम फिटस की एग्जांपल ले लेते हैं। माँ के अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी है, बच्चे को कैल्शियम चाहिए, तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या कर रहा है कि वो कैल्शियम जो बोन सेल्स हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया है। और जब वो इस प्रोसेस और इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाएगी, और जब उनकी तादाद बढ़ जाएगी तो वो एक्टिवेशन स्टेप कहलाएगा। अब रिजॉर्प्शन फेज आएगा। रिजॉर्प्शन फेज या रीमॉडलिंग फेज से मुराद ये है कि जो मैच्योर सेल्स हैं, मैच्योर बोन सेल्स हैं, वो टूटना शुरू हो गए हैं
और रिप्लेस होंगे फिर वो रिवर्सल फेज के जरिए न्यू बोन सेल्स के में। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि सबसे पहले एक्टिवेशन फेज आएगा जिसमें अगर आगे आपने रीमॉडलिंग की तरफ जाना है, यानी कि मेच्योर बोन सेल्स टूटेंगे और रिप्लेस होंगे न्यू बोन सेल्स के जरिए, तो रिजॉर्प्शन फेज कहेंगे हम उसे। रिवर्सल फेज में ये है कि जो मेच्योर बोन सेल टूट गए थे अब वो रिप्लेस हो रहे हैं न्यू बोन सेल्स के जरिए। इस चीज की समझ आई है? यस मैम। ओके फाइन मैम दोबारा रिपीट कर रहे हैं। जी मैम ओके मुनीबा, ये मुनीबा की आवाज है ना? जी मैम। जी मैम। अच्छा ओके बेटा, मैं बता देती हूँ। मैंने ये बोला है बोन मॉडलिंग और बोन रीमॉडलिंग क्या है। मॉडलिंग से मुराद ये है कि बोन सेल्स बन रहे हैं। रीमॉडलिंग से मुराद ये है कि जो मेच्योर बोन सेल्स हैं वो टूटेंगे और फिर वो रिप्लेस होंगे न्यू बोन सेल्स के जरिए। अब एक्टिवेशन फेज ये है कि अब चूंकि उन्होंने पहले टूटना है मेच्योर ने, तो ऑस्टियोक्लास्ट उनको तोड़ते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, तो ऑस्टियोक्लास्ट की तादाद बढ़ जाएगी। और रिजॉर्प्शन फेज या रिमॉडलिंग फेज में मेच्योर सेल्स टूट के फिर रिवर्सल फेज में रिप्लेस हो जाएंगे न्यू बोन सेल्स से। जी। एक ही प्रोसीजर है लेकिन उसको उन्होंने स्टेप वाइज लिख दिया है। ओके अच्छा, इसको जो है ये सिर्फ आपने ये देखना है कि जो हमारे पैदा होने से लेके 30 साल तक हमारी हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, हमारा बोन मैस जो है वो बढ़ रहा होता है। इस पिक्चर में आप ये देख रहे हैं 30 साल तक आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो है वो 30 से 35 साल तक आपकी हड्डियां बन रही। जी मैम। ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज आ जाता है कि वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी जब हड्डियां बन रही थी आपका पहले से बोन मैस कितना था। क्योंकि अगर एक बंदा जिसका नॉर्मल बोन मैस है और वो ये बंदा जिसका ऑलरेडी ही बोन मैस कम है, तो वो मैम आपकी बात पता लग गया। मैम हाँ जी मैम, वो हमने एनाटमी में हमने ये बोन ग्रोथ और बोन रिमॉडलिंग का हमने मैम टॉपिक पढ़ा था। उसमें मैम हमने ना 2 स्टेप्स पढ़े थे बोन रिमॉडलिंग वाले टॉपिक में, कि जो ओल्ड बोन है ना, ओल्ड बोन टिश्यू है जो वो कंटिन्यूसली ना वक्त के साथ साथ ना न्यू बोन टिश्यू के साथ ना रिप्लेस होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। हाँ जी ऐसा ही है। उसमें अगर स्ट्रेस की कंडीशन में जो ओल्ड बोन टिश्यू है उसकी जो न्यू बोन टिश्यू बनेंगे ना, वो पहले की निस्बत ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ होगी, उनमें मिनरलाइजेशन ज्यादा होगी। पहले की निस्बत क्या होंगे? ज्यादा मिनरलाइजेशन होगी उसमें, क्योंकि ज्यादा मिनरलाइजेशन होगी कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में अगर हम रेगुलर जो बंदा एक्सरसाइज करता है ना, उसकी जो बोन्स है ना नेक्स्ट मंथ उसकी बोन्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी और मजबूत होंगी। हाँ ये वाली चीज हम एक्सरसाइज का रोल भी देखेंगे, आप ठीक कह रहे हो। उसमें ये होता है कि ड्यू टू एक्सरसाइज जो बहुत सारी हमारी बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स चलते हैं जो बोन मिनरलाइजेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स हैं वो हम देखेंगे, वो असाइनमेंट में भी है, आप ठीक कह रहे हो। अच्छा अब मैं आप कोई क्वेश्चन तो नहीं करना चाह रहे थे? कौन मैम? मैं? हाँ नहीं मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि ना हम इसमें मैम वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, हम इसमें बस प्रोसेस मैम ऐड कर दें। सबसे पहले प्रोसेस में बोन री अब्सॉर्ब होगी। हाँ मैं आपको यही कह रही हूँ मैम, ये 2 और 3 वाला दोबारा रिपीट कर दें, ये रीअब्जॉर्प्शन और रिवर्सल। मैं आपको यही बता रही हूँ शराफत। ठीक है, आपने वो जो 2 स्टेप पढ़े थे मैं भी आपको वो 2 स्टेप्स ही बता रही हूँ, लेकिन इस टाइम जो अब वो आपने जो पढ़ा था वो चूंकि बेसिक था, इसमें आप इसको स्टेप के सिर्फ नेम्स हमें 2 एडिशनल याद करने हैं, वरना काम वही हो रहा है कि जो आपकी ओल्ड टिश्यूज हैं बोन के वो रिप्लेस हो रहे हैं न्यू बोन टिश्यू से, दैट्स इट। और जो ये प्रोसेस है इसको हम रीमॉडलिंग कहते हैं या रिजॉर्प्शन फेज कहते हैं। रिवर्सल में ये है कि वो बैक पीछे की तरफ जा रही है, मॉडलिंग कि जो टूट रहे थे वो रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, यस मैम। इसको आप ये जो पिक्चर देख के परेशान हो रहे हो ना, इसको देख के आपने परेशान नहीं होना फिलहाल। मैम 4 स्टेप्स की समझ लग गई मैम। ठीक है मैम। ओके गुड।
अच्छा, इसमें हमने जो सिर्फ आइडिया लेना है कि एज रिलेटेड बोन लॉस, आप देखोगे कि फीमेल के अंदर विद 60 कितना सडन ड्रॉप है। 50 साल के बाद औरतों के अंदर मेनोपॉज की वजह से हर साल 2 से 5% उनका जो बोन मैस है वो कम हो जाता है। और फिर फ्रैक्चर थ्रेशोल्ड, जो ब्लू लाइन से फ्रैक्चर थ्रेशोल्ड के फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा हैं। आप देखोगे कि जब हम 10 साल से पहले भी हैं तो भी हमारे फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर बच्चा गिरता है तो उसकी हड्डियां टूटना ज्यादा आसान है, लेकिन अगर उतना ही गिरते हो अगर आप 20 से 30 साल की उम्र में तो चांसेस कम है। लेकिन आप मेनोपॉज में देख रहे हो कि उसकी मेल और फीमेल का कंपैरिजन जरा देखो, येलो और रेड लाइन को, कि उसकी भी हड्डियां कमजोर हो रही हैं लेकिन वो कंपैरेटिवली बेहतर हैं। लेकिन फीमेल का एक सडन ड्रॉप है, ठीक है। उसमें उसकी एक वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि उसमें एस्ट्रोजन जो है वो हार्मोन कम हो जाता है फीमेल में, क्योंकि मेनोपॉज हो जाता है, उसकी बॉडी में एस्ट्रोजन बनना, और एस्ट्रोजन की वजह से जो फीमेल्स में बहुत सारी जो फंक्शंस चल रहे होते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रोजन का क्या रोल है हमारी बोन हेल्थ में, वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो वो कम हो जाता है, इस वजह से उनके अंदर सडन ड्रॉप होता है, और हर साल उनका जो बोन लॉस है वो 2 to 5% पर ईयर। डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? अच्छा, बोन मिनरल कंटेंट और बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल कंटेंट, BMC स्टैंड्स फॉर बोन मिनरल कंटेंट और BMD स्टैंड्स फॉर बोन मिनरल डेंसिटी। अरूज शाहिद, अरूज कभी आ रही हैं कभी जा रही हैं। अच्छा, आइंदा से नेक्स्ट जो हमारी मीटिंग होगी उसमें हम पहले 10 मिनट देंगे और फिर उसके बाद अगर कोई लीव करेगा तो री एंटर नहीं कर सकेगा। अच्छा, बोन मिनरल कंटेंट और बोन मिनरल डेंसिटी बेसिकली एक ही चीज है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर बोन में कितना मिनरल कंटेंट है। लेकिन अगर हम वो ग्रोथ ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, यानी कि ग्रोथ सीजेशन से पहले, कि अगर वो हम यंग चिल्ड्रन में उसको असेस कर रहे हैं तो उसको हम बोन मिनरल कंटेंट कहेंगे। अगर जो है वो आफ्टर डेवलपमेंट, यानी एक बच्चा कंप्लीट फुली डेवलप्ड है 30 साल के बाद, या जो आपकी हड्डियां अगर स्केलेटल की बात करें 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, जब अब मजीद आपकी हड्डियों में मैस का बढ़ना बहुत कम चांसेस है, तो उस केस में पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो बोन के जितने मिनरल्स होंगे उसको हम बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी जो है इसको देखते हुए ही हम WHO ने एक हमें टेबल दिया है जिसकी वजह से हम असेस करते हैं कि इस बंदे की जो बोन्स हैं वो कितनी हेल्दी हैं। कौन कौन से मेथड्स अडॉप्ट करते हैं हम नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, टेक्निक्स में ये है कि आप बायोकेमिकल मार्कर्स ये है कि आप टेस्ट वो मिनरल्स के या वो विटामिन्स या हार्मोन्स के टेस्ट हम करवाते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं बोन फॉर्मेशन के लिए, उनका हम सीरम टेस्ट करा लेते हैं। बायोमार्कर से मुराद ये है, या मार्कर से मुराद ये है कि इंडिकेटर्स, जस्ट लाइक हम एनीमिया को टेस्ट कराने के लिए हम आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को या ओवरऑल हीमोग्लोबिन कंटेंट एक बंदे का देखते हैं सीरम में, क्योंकि उसका एनीमिया का बायोमार्कर है। इसी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस का या बोन हेल्थ बायोमार्कर्स में जो इम्पोर्टेंट हैं उसमें ये कुछ एंजाइम्स भी आ जाते हैं। जैसे आप उसको ओवरऑल देख लो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल कितना है या विटामिन डी लेवल कितना है, और फॉस्फेट भी मिनरलाइजेशन में है तो उसका लेवल कितना है। फिर उसको हम इंटरप्रेट करते हैं वैल्यूज को और देखते हैं कि इसकी बोन हेल्थ कैसी होगी। अब बोन सेल मार्कर्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कलीन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है, लेकिन मैंने नोट्स बनाए हैं। जी मैम। अच्छा, अल्कलीन फॉस्फेटेज एक एंजाइम है जिसमें हम सीरम में या ब्लड में उसकी लेवल को चेक करते हैं। बेसिकली अगर इसका जो लेवल है या इसकी प्रेजेंस है वो इंडिकेट करती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को। अगर ब्लड में या सीरम में अल्कलीन फॉस्फेटेज की वैल्यू एक खास हद तक है तो वो इंडिकेट करती है सीरम के अंदर वो इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल कितने होंगे। और ऑस्टियोब्लास्ट सेल कौन से हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स। हाँ जी, बोन फॉर्मिंग सेल, वेरी गुड। ऑस्टियोब्लास्ट सेल बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं।
और जो न्यू बोन्स को बनाते हैं, ठीक है। न्यू इसी तरह से सीरम पैराथायरॉइड हार्मोन भी चेक कर सकते हैं। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है हमें पता है कि हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है और इसका मैम आपकी कैल्शियम, आवाज बहुत कट रही है। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन है ये हमारे पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, सिक्रीट होता है और बेसिकली ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। हमारे थायराइड ग्लैंड कैल्सिटोनिन रिलीज करता है और पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो पैराथ्रोम्बोन या पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज करता है। इन दोनों का जो फंक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। मैं स्लो बोल रही हूँ, थोड़ा सा आपने समझना है। कैल्सिटोनिन क्या करता है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करता है और ये तीनों हार्मोन्स एक्ट करते हैं बोन पे, किडनी पे और इंटेस्टाइन पे। अब चूंकि इसने ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को कम करना है तो कैल्सिटोनिन हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम करेगा, किडनी से उसकी एक्सक्रीशन ज्यादा कराएगा और उसके साथ साथ अगर हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा कैल्शियम है तो कैल्सिटोनिन बॉन्ड डिपोजिशन ज्यादा करता है। इस हवाले से ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि कैल्सिटोनिन क्या करेगा कि अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा है तो उस कैल्शियम को दोबारा बोलिएगा, कैल्सिटोनिन जो है वो कहाँ से सेक्रेट होता है? दोबारा ये रिपीट करिएगा। कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है और फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं थायराइड ग्लैंड में जो रिलीज करते हैं कैल्सिटोनिन को और कैल्सिटोनिन जो है वो डेपोजिशन को बढ़ा देता है बोन की तरफ कैल्शियम की, यानी कि वो मिनरलाइजेशन के प्रोसेस को, बोन मिनरलाइजेशन के प्रोसेस को तेज करता है क्योंकि उसका मकसद ये होता है कि ब्लड के अंदर मैंने कैल्शियम के लेवल को कम करता है। ओके मैम। इसके ऑपोजिट हम बात करते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन की। तो जो पैराथायरॉइड हार्मोन है उसका काम ये है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देना, ठीक है। और वो कैसे बढ़ाता है कि वो इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाता है, उसके अलावा वो किडनी से कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करता है और उसके साथ साथ उसका नुकसान ये दोनों चीजें हमारे लिए फायदेमंद है किसी हद तक, लेकिन उसका नुकसान ये है कि वो बोन की डीमिनरलाइजेशन करवाता है क्योंकि उसका मकसद ये है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा हो, एक खास हद तक ज्यादा हो, तो वो अगर हमारी पे तो ये लिखा ही नहीं हुआ। ये बेटे बोन सेल मार्कर्स जो है ना उसमें सीरम पैराथायरॉइड है, ये वाला अच्छा, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर पैराथायरॉइड हार्मोन ये करेगा कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को उसने बढ़ाना है। तो वो क्या करेगा कि हड्डियों, अगर आप डाइट से नहीं ले रहे या आपके ब्लड में कम है ऑलरेडी, तो वो आपकी बोन की डीमिनरलाइजेशन करवाता है, यानी कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल को एक्टिवेट करवा के हड्डियों से कैल्शियम को निकलवाता है। अब किसी हद तक ये दोनों काम हमारी बॉडी में बहुत सारे कामों के लिए चाहिए होते हैं क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम के बहुत सारे रोल्स हैं। हड्डियों में डिपोजिशन के अलावा जो है उसने हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शंस में भी उसका रोल है, ब्लड क्लॉटिंग के प्रोसेस में उसका रोल है, बहुत सारे बेतहाशा एंजाइम्स का कोफैक्टर भी है, ठीक है। मैं इस चीज को रिपीट कर रही थी, आपको एक्सप्लेन कर रही थी सीरम पैराथायरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट जो है विटामिन डी के लेवल को चेक कर सकते हैं। ऑब्वियसली विटामिन डी का कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी जस्ट लाइक कैल्सिटोनिन काम करता है हमारी बॉडी में एज अ हार्मोन, तो इसलिए हम विटामिन डी लेवल को भी चेक कर सकते हैं। अब बोन डेंसिटियोमेट्री क्या है कि हम यूजिंग डिफरेंट रेडिएशंस और एक्सरेज हम जो है वो स्कैन करते हैं अपनी हड्डियों को और देखते हैं कि आया वो अंदर से स्पॉन्जी हैं, या जो सबसे फर्स्ट स्लाइड में नॉर्मल बोन को हमने कंपेयर किया था ऑस्टियोपोरोसिस बोन के साथ, तो उस केस में जो है हम उसको स्कैनिंग पिक्चर थी, स्कैन की हुई पिक्चर थी किसी की हड्डियों की। अब इस केस में जो है वो सॉरी एक पॉइंटर कहीं मैम एक्सरे में तो बोन, हाँ जी मैम एक्सरे में जो बोन के अंदर जो मतलब चीजें वो तो हाँ नजर जी नहीं आएंगी, सिर्फ बोन नजर आएगी। सॉरी रिपीट कर दो बेटा। मैम मैंने कहा है जब एक्सरे करेंगे बोन का तो उसके अंदर वाली चीजें तो नजर नहीं आएंगी, सिर्फ बोन ही नजर आएगी। बेटे वो वाली बात भी ठीक है, वो एक्सरे वो सिर्फ एक्सरे है। जो इसके अंदर डेंसिटियोमेट्री के अंदर हम एक्सरेज को यूज करते हुए, रेडिएशंस को यूज करना है ना, एक्सरेज को यूज करते हुए हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं जो डेक्सा स्कैन के जरिए सबसे ज्यादा कॉमन है। मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करती हूँ।
नहीं, आप जो कह रहे हो कि बाहर की हड्डियां नजर आती है, नहीं, आप उसके अंदर की इमेज भी ले सकते हो, ठीक है? जी मैम ठीक है। ओके, ले सकते स्टैंड फॉर हो। DEXA स्टैंड्स फॉर डुअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। मैं रिपीट करती हूँ, डुअल एनर्जी एक्स-रेज एब्जॉर्प्शियोमेट्री। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है डेक्सा। डेक्सा के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एक्सरे सिंपल अगर हैं तो इनसेंसिटिव है कि एक्सरे से जो आप कह रहे हो ना कि सिंपल हम एक्सरे स्कैन कराते हैं तो उससे हमें इंटरनली जो है वो आइडिया नहीं हो पाता, लेकिन डेक्सा के जरिए, डेक्सा में ये होता है कि हम पेशेंट को एक जगह लेटाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका डेक्सा स्कैन हो रहा है और डेंसिटीमीटर उसने पाँव रखा है और वो जो इमेज आएगी वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बता देगी, ठीक है? ओके। मैम और आवाज वो कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? मैम काइंडली रिपीट कर दें, जी कुछ भी मैम। समझ नहीं आया ये वाला, बहुत मैं आवाज आपको कम आ रही है आपकी। मैं रिपीट कर देती हूँ। बेटा, डेक्सा स्टैंड्स फॉर डुअल एनर्जी एक्स-रे एब्जॉर्प्शियोमेट्री। ये बोन डेंसिटी स्कैन का एक सबसे इफेक्टिव और मेथड है। ये महंगा भी बहुत ज्यादा है, पेनलेस है, इजी है। इसमें रेडिएशंस कम से कम यूज होती हैं और हमें मैक्सिमम इंटरनल जो है वो बोन के स्ट्रक्चर की इमेज मिल जाती है। आई एम सॉरी जो बैकग्राउंड में कुछ बाइक की आवाज आ रही है आपको। ये इतना आपने इसको परेशान भी नहीं होना और इतनी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन आपको डेक्सा स्टैंड्स फॉर और उसका क्या मकसद है और उससे हम इंटरनल इमेज ले सकते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? मैम अच्छा, मैंने ये पॉइंटर से स्टार्ट तो कर दिया स्क्रीन में, अब मुझसे ये येलो ऑर्गन्स जो लाइंस हैं ये जा नहीं रही हैं। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, हम इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। मैं वेटिंग रूम से जरा स्टूडेंट्स जो हैं उनको, ये आयशा उमर अब लेक्चर के एंड पे आ गई हैं और मैम हाँ जी बेटे। मैम डेक्सा ड्यूल एनर्जी एक्स रेज एब्जॉर्प्शन। फैसल, मैं ना आपको लिख देती हूँ बेटा, एक सेकेंड। फैसल ही था ना ये? जी मैम। जी देखो, मैं तुम लोग की आवाजों को याद है मुझे। मेरा तो नहीं पता चला फिर। एक सेकेंड। एब्जॉर्ब, मेरा मैसेज सेंड हुआ है? नहीं मैम। नो मैम। अच्छा, वो एक ही बंदे को जा रहा है। मैम एवरीवन पर करें ना? किस पे करूं? एवरीवन पे। वही मैं देख रही हूँ कि मेरा मैसेज क्यों नहीं जा रहा। जी एवरीवन, ओके 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 फाइन। जी मैम, हो गया शो। ओके, अभी हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स है ना वो 28 है। ओके फाइन। अब तुम लोगों ने मोबाइल साइड पे नहीं रख के जो बैठ गए हो ना, प्लीज इसको सुन भी लेना। मैम सुन रहे हैं। टाइम खत्म होने वाला है। अच्छा जी, अच्छा नेक्स्ट देख लो। मैम टाइम खत्म होने वाला, आपने कहा था 6:30 बजे तक। नहीं, कोई मैं लेक्चर कंप्लीट करना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। मैम घर वाले इंतजार कर रहे हैं। मैम बैटरी खत्म हो गई है। बेटा, मैम बैटरी खत्म हो गई है। नहीं कर सकते। होंगे कि तुम काम कर रही हो। मैम शाम की 6 का वक्त हो गया है। किसका टाइम हो गया? फैमिली टाइम? शाम की। अच्छा, 5 मिनट सांस ले लो। घर वाले दे देते। मैम तब तक पैकेज भी तो खत्म हो सकता है ना। जाएगा। पैकेज खत्म हो जाना है। पैकेज, अच्छा नहीं, मैं कंप्लीट करती हूँ। और पैकेज जो है वो अपने सही कराओ क्योंकि अब यही होना है। अच्छा, ओके, कमिंग बैक टू द लेक्चर। मैम 6 बजे तक चलता है पैकेज। ओके क्लास, फाइन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायग्नोसिस क्राइटेरिया जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का दिया है, जिसमें टी स्कोर बेसिकली हम उसकी जब बोन मिनरल डेंसिटी को फाइंड करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिलती है। और टी स्कोर वो वैल्यू होती है जो
हमें वो वैल्यू है जो डिफरेंट होती है, वो जो हमें बताती है कि एवरेज या नॉर्मल बोन डेंसिटी से हमारी जो है वो बोन डेंसिटी कितनी डिफरेंट है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि टी स्कोर या टी वैल्यू से मुराद वो वैल्यू है, स्टैंडर्ड डेविएशन की एक वैल्यू है जो हमें बताती है कि एवरेज या नॉर्मल बोन मिनरल डेंसिटी से हमारी वैल्यू कितनी डिफरेंट है। अगर टी स्कोर जो है वो -1 या उससे ज्यादा है, सॉरी 1 या उससे ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो मिनरल डेंसिटी है बोन के अंदर, जो बोन मैस है वो नॉर्मल है। अगर जो है वो 1 से 1 to 2.5 है हमारी टी स्कोर की वैल्यू आती है, तो डेट मीन्स के ऑस्टियोपीनिया बेसिकली कंडीशन है जो ऑस्टियोपोरोसिस से पहले है और जो इंडिकेट करती है कि अगर इस पेशेंट को नियर फ्यूचर में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस हैं। अगर 2.5 और हाँ जी, और ऑस्टियोपीनिया से मुराद ये है कि आपकी बोन मिनरल डेंसिटी, जो मिनरल कंटेंट है वो कम होना शुरू हो गया है। और सीवियर बोन मास से कम है ना, सॉरी अभी आपने कहा है कि 1 और ग्रेटर हो तो वो नॉर्मल होती है, और आपने दूसरी लाइन में कहा है कि 1 -1 सॉरी -1 या उससे ज्यादा। अच्छा अच्छा, -1 या उससे ज्यादा हो तो वो नॉर्मल है, और अगर 1 से लेके 2.5 में है, -2, आई थिंक इट्स, हम इसको ग्राफ से करते हैं। अच्छा, जो टी स्कोर की वैल्यू अगर 0 -1 तक है, यानी वही बात कि -1 से ज्यादा, यही अबव जो है वो 0 जाएगी वैल्यू, अगर इतनी है तो वो नॉर्मल है। अगर -1 से -2.5 तक है या -2.5 से कम है तो वो ऑस्टियोपीनिया है, और अगर -2.5 से ज्यादा है तो डेट मीन्स के वो ऑस्टियोपोरोसिस है। अब समझ आ गई है? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछें। मैम आपने कहा कि जो बच्चे हैं और जो 30 साल से ज्यादा उम्र के बंदे हैं, उनकी हड्डियां जो हैं वो जल्दी टूट जाती हैं। 30 साल से ज्यादा की नहीं कहा मैंने। हाँ जी चलें ठीक है, ओके। हाँ, उनकी हड्डियां जल्दी टूट जाती हैं। नेक्स्ट। लेकिन जो मसलन ओल्डर, मसलन जिनकी एज ज्यादा है, उनकी हड्डियां लेट जुड़ती हैं, लेकिन बच्चों की जो हैं वो जल्दी जुड़ जाती हैं। इनकी क्या वजह है? ये मैंने क्या कब कहा? मैंने मैम आपको ने ये ऐसे कहा, तो नहीं कहा। नहीं मैम, मैं ये मुदस्सर है। नहीं मैम, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं रिपीट कर रहा। ओके फाइन, रिपीट योर क्वेश्चन देन। मैम जो बच्चे हैं उनकी हड्डियां जल्दी जुड़ जाती हैं एज कम्पेयर जो जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनसे, हाँ, इसकी क्या वजह? ओके फाइन, मेरी बात सुनिए। बच्चे जो हैं, जितने भी हैं, उन सब की बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम है, वो फ्रैक्चर के बहुत करीब होता है। अगर वो गिरेगा तो उसकी हड्डी टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन जो एक बुजुर्ग बंदा है, अब हर बुजुर्ग बंदे की हड्डी जल्दी टूटे जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसने अपनी डाइट जो है वो आपसे भी ज्यादा अच्छी रखी हो, आपकी हड्डी उससे पहले टूट जाए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बच्चे सब क्योंकि सारे फ्रेजाइल हैं, लेकिन जो अडल्ट्स हैं उनमें हम एक एस्टिमेशन दे रहे हैं कि 50 साल के बाद, चूंकि एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है एजिंग का, जिसके जरिए आपका बोन मिनरल कंटेंट और बोन मिनरल डेंसिटी और मैस कम होता है, तो उधर हड्डियां जल्दी टूटती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बुजुर्ग आदमी अगर गिरेगा तो उसकी हड्डी जरूर टूटेगी, ठीक है? पर्सन टू पर्सन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। मेरे ख्याल में उनका क्वेश्चन ये था कि जो बच्चे हैं उनकी हड्डियां जल्दी जुड़ जाती हैं एज कम्पेयर टू जो बुजुर्ग हैं उनकी जल्दी जुड़ती नहीं है। उनकी जो बोन्स है ना वो ग्रोइंग फेज में होती है ना। अभी मैं बताती हूँ, रुकें। जो उनकी हड्डी जल्दी इसलिए जुड़ती है क्योंकि उनके अंदर वो सारे फैक्टर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं जो बोन बनाने के लिए होते हैं। उनकी हड्डियां इसलिए जल्दी जुड़ जाती हैं क्योंकि जो हड्डी जुड़ने के लिए या बनने के लिए जितने फैक्टर्स चाहिए होते हैं, चाहे वो दूध है या कैल्शियम है, विटामिन डी है, या उनकी कोई हार्मोन्स हैं, वो सारे ज्यादा एक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट वंस। क्योंकि जब हम बूढ़े होते हैं तो हम अगर कैल्शियम आप 13, समझ आ रही है? यस मैम। हाँ, उनके ऑस्टियोब्लास्ट भी ज्यादा एक्टिव होते हैं, और उसके साथ साथ उनकी बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस हैं जिनके जरिए चीजें बन रही हैं, उनकी ग्रोथ फेज है, तो वो सारी चीजें ऑलरेडी ग्रोइंग फेज में है। तो चीजों का जल्दी ठीक हो जाना बच्चों में वैसे ही नॉर्मल होता है।
लेकिन जो एक बुजुर्ग बंदा है उसकी मैं आपको जर्नल से एग्जांपल देती हूँ कि अगर वो 1300 mg रोजाना कैल्शियम भी ले रहा है तो उसकी इंटेस्टाइन्स इतनी वीक हैं कि वो सारा का सारा एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, मैक्सिमम 500 से 600 mg एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन एक बच्चा है वो अगर 800 mg भी ले रहा है तो उसका 700 mg एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसमें इस तरह के फैक्टर्स भी आ जाते हैं क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में, इसलिए वो जल्दी जो है वो जुड़ जाती है। जस्टिफाइड? यस मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट हम इसकी कॉजेस को देखते हैं। जेनेटिक्स या आपकी जो है वो फैमिली में रन करते हैं। हाँ जी बेटे। मैम आप आवाज, मेरी आवाज सबको आ रही है सदफ? यस मैम। जी मैम आ रही है। यस मैम। तो मैम आप कभी थोड़ा कभी सा कम हो अपनी हैंड्स जाती फ्री है। को चेंज कर लो। और आयशा उमर आप आ गई हैं मुबारक को, अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, लेक्चर को वाइंड अप करना है। मैम मैं कब से आई हुई हूँ, आपको पता ही नहीं लगा। मुझे पता चल गया था। अच्छा जी, जेनेटिक कॉजेज हो सके मैम मैंने नाम चेंज किया। अच्छा क्लास अभी कोई नहीं बोलेगा, अगर कोई बोलेगा तो चैट में बोलेगा, ठीक है। जेनेटिक कॉजेज हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जेंडर फीमेल्स में ज्यादा चांसेस हैं, फैमिली में हो सकता है, कुछ एथनिसिटी के हवाले से कि जो अफ्रीकन हैं या जो एशियंस हैं, एशियंस उनके अंदर ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की इंसिडेंस और प्रेवलेंस है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। एज का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो हमारा काम है वो है न्यूट्रिशन रिलेटेड, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फैक्टर्स को देखेंगे। जैसे कि जो है कैल्शियम इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी, फॉस्फेट और कार्बोनेटेड बेवरेजेस। अच्छा, अगर किसी को भी एग्जांपल में याद हो कि मैंने आपको बताया था कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीने से आपकी कैल्शियम लेवल जो है वो कैसे इफेक्ट होता है, आपकी हड्डियां क्यों कमजोर होती हैं, तो एक दफा चैट में जो है वो कमेंट करें, मैं आंसर दे दूंगी। हाँ जी मैम इन्हें म्यूट कर दे, इतना शोर हो रहा है। क्या कर दूं? सबको म्यूट कर दूं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम बाकियों को आ रही है। हाँ सबको आ रही है। यस मैम आ रही है। मैम वो जिनका नेट इश्यू है ना उनको आवाज नहीं आती। हाँ बेटे, वो फिर आप मैम थोड़ा शोर सा, जरा नहीं होता। मुझे अब किसी की आवाज नहीं आएगी, मैंने उसकी एब्सेंट लगा देनी है जिसकी मुझे आवाज आएगी। मैंने आपसे कहा है कि चैट के अंदर अपना कमेंट लिखें और फिर मैं उसको पढ़ लूंगी। अभी मैंने क्वेश्चन ये किया है कि अगर किसी को याद है कि कार्बोनेटेड बेवरेजेस की वजह से क्यों जो है वो हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं, मैंने आपको ये बात बताई होगी। अगर कोई मुझे बता दे अभी कमेंट्स में यस बोल दो, मैं उससे कहूंगी कि वो बोल दे। मुनीबा, हाँ जी बेटा बताएं प्लीज। मैम क्योंकि उसमें फॉस्फेरिक एसिड वगैरह यूज किया जाता है ना, जो फ्लेवर को इनहेंस करता है, तो इसलिए हमारी जो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन होती है वो कम हो जाती है। हाँ जी, कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। और आपने रीजन क्या दिए? रीजन फैसल आप इसको कुछ एलैबोरेट कुछ ऐड करना चाहो इसमें? फॉस्फोरिक एसिड। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि जो मैम जी बेटा, फास्फोरिक एसिड हम यूज करते हैं फ्लेवर को इनहांस करने के लिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में। हाँ जी हाँ, तो वो जो फास्फोरिक एसिड होता है वो हमारी बोन्स के लिए सही नहीं होता, जो हमारी बोन्स डेंसिटी को वीक कर देता है। कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होती है। हाँ, हाँ ओके फाइन ओके डन, थैंक यू सो मच फैसल और मुनीबा, बिल्कुल ठीक है आप लोगों ने कि जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस में फॉस्फोरिक एसिड होता है उसमें बहुत ज्यादा फॉस्फोरस कंटेंट जो है जब हमारी बॉडी में जाता है तो दूध, तो जो कैल्शियम का ज्यादा फॉस्फोरस जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को और उसकी मिनरलाइजेशन को कम कर देता है। इनफैक्ट वो हमारी बोन के अंदर से डीमिनरलाइजेशन भी करवाता है कि हड्डियों से कैल्शियम की रिलीज भी करवाता है, क्योंकि फॉस्फोरस के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन रिलीज होता है और वो फिर डीमिनरलाइजेशन करवाता है बोन। आई विश के हम क्लास में होते तो हम इसको और डिटेल में देख सकते। उन्हीं फैक्टर्स को थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा ऐसा करते हैं कि अगर आप लोग कहो तो हम कल भी एक क्लास रख लेते हैं और अभी के लिए वाइंड अप कर देते हैं। ठीक है मैम। ओके मैम। जी मैम ठीक है। ओके फाइन, अभी रुको, मैं अटेंडेंस के लिए स्क्रीनशॉट्स लेने लगी हूँ। लिए
स्क्रीनशॉट। उसका ना पैकेज खत्म हो गया था इसलिए वो लीव कर दिया। उसने सिर्फ 2 मिनट पहले लीव की है क्लास। किसने? अव्वल ने। अक्सर कंवल ने, मेरा नहीं ख्याल। चलिए मैं देख लूंगी, आई विल सी अबाउट दिस। आप लोगों ने सबने अपनी वीडियोस ऑन की हुई हैं? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट क्लास में आप सबकी जो वीडियो है ना वो ऑन होनी चाहिए। नहीं मैम, नो होनी चाहिए, मुझे नहीं पता, ये पॉसिबल नहीं है वीडियो। बस मैंने आपको कह दिया। होने चाहिए। मैम आपको आवाज से पता चल तो जाता है कौन है कौन नहीं, वीडियो जरूरी है। बेटा स्टॉलर लेके बैठ जाना, मैं भी अपनी ऑन कर लूंगी। तो मैम Okay, किसी ma'am. बंदे मैंने आपसे करना भी तो होता है, अपने साथ खाना पीना भी होता है। मैम किसी बंदे ने मुंह नहीं भी धोया था। मैम अच्छा जी। मैम इस तरह आप कर लेना कि ना तरतीब के साथ आप ना रोल नंबर बोलते जाएं। जैसे रोल नंबर 1 है, सर प्रेजेंट कह देगी तो आप अपने पास एक कॉपी रख लें, वहां पर आप रोल नंबर 1 लिख देना, इसी तरह 2 3। ऐसे कुछ बच्चे फैसल, लीव मुझे नहीं कर सारों सकते। की क्लासेस भी याद नहीं है, ठीक है मैम अगर हम लोग फोन रिकॉर्ड मैम के तरतीब जरिए के साथ ही अटेंडेंस ले 1 लें तो से वो ज्यादा लेके बेटर नहीं है? 43 तक। अच्छा फैसल, इन सारी बातों को छोड़ो, मैं वापस उधर नहीं जा पा रही जहां से मैं आई थी। ओके क्लास, मैंने जो है वो स्क्रीनशॉट्स ले लिए, आप लोग जा सकते हो। शराफत या कोई एक आधा और बच्चा रुकना चाहे तो रुक सकता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछो मैम मेरी अटेंडेंस लगा दें। सबकी लग गई है सदब, डोंट वरी, यू कैन लीव इफ यू वांट। ओके मैम नाम बाद में चेंज किया है आपने मुझे। आयशा बेटा जाए, अटेंडेंस लग गई है, टाइम वेस्ट नहीं करें। मैम मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था। बेटा जिसने क्वेश्चन पूछना है वो रुके, उसके अलावा शराफत रुके, बाकी सब काइंडली लीव कर दो, वरना जो है वो मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। मैम आज मेरी बर्थडे है। ओके अच्छा खादिम, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। हमेशा खुश रहो, मुझे भी दुआ में याद रखना। स्टे ब्लेस्ड। जी मैम। ओके इंशाल्लाह अल्लाह मैम। हाफिज, बाय बाय। खुदा हाफिज बच्चों। मैम जी बेटा। मैम ये आपने हमें यहाँ अभी पढ़ाया है जो बोन मिनरल कंटेंट और डेवलपमेंट, इनका हाँ जी। थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। बोन मिनरल कंटेंट और बोन मिनरल डेंसिटी, डेवलपमेंट Density. नहीं, ठीक है। बोन मिनरल कंटेंट से मुराद ये है कि जो दोनों का मकसद एक ही है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ बोन कितने मिनरल्स अवेलेबल हैं, कि आपकी हड्डी के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हिस्से में कितने मिनरल्स हैं। मिनरलाइजेशन को देखने की ये एक इंडिकेटर है। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे में ये जो है मैयर कर रहे हो या असेस कर रहे ओके हो मैम। जो अभी जिसकी अभी ग्रोथ हो रही है, तो इसको बोन मिनरल कंटेंट कहते हैं। लेकिन अगर उस बंदे में कर रहे हो जिसकी बोन्स फुली डेवलप्ड हैं, तो उसको हम बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। मुनीबा आपका क्या क्वेश्चन है? मैम कैल्शियम, अगर हम लोग स्मोकिंग और टबैको का ज्यादा यूज करें तो क्या हमारी बॉडी में कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो मैम सकती है? सो सॉरी पर मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। आप चैट में आप दोबारा से बोल दो और चैट में कोई हिंट दे दो। मैम मैं कह रही हूँ कि स्मोकिंग से हमारी कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है बॉडी में वो कम हो सकती है? होती है, बिल्कुल होती है। नेक्स्ट में हमने इसको पढ़ना भी है। ठीक है मैम। एनीथिंग मैम एल्स? कल क्लास। अच्छा कल ना 9 बजे हमारी क्लास होगी। कितने बजे 2 मैम? बजे? हाँ कल 9 बजे हमारी क्लास होगी, उठ जाओगे ना? जी नहीं मैम। मैम, मेरी बात सुने, सारे उठेंगे और मुकद्दस आपने मुझे 8:30 बजे उठाना है। मैम वो 2 बजे खुद उठती है। मैम 9 बजे नहीं मैम 10 मैम, बजे मैंने आपकी 12 बात बजे से सुनो। पहले आपकी क्लासेस खत्म करनी है। चलो 10 बजे का कर लो, ओके फाइन, इसके बाद हम चेंज ठीक है नहीं मैम। करेंगे।
ओके 10 और बजे मैम फाइनल। बात सुने मैम, हम्म। जो आपने अभी हमें पढ़ाया इसके कोई नोट्स या फाइल वगैरह आप सेंड करेंगी? हाँ ऑब्वियसली मैं कल लेक्चर कंप्लीट होने के बाद सेंड करूंगी। और 9 बजे नहीं? 9 बजे नहीं 10 बजे का कहा है, इससे लेट नहीं होगा। ठीक है मैम। ओके बच्चों खुदा हाफिज। आप उठ जाएंगे 10 बजे मैम? बेटा मैं उठ जाऊंगी, तुम अपनी फिक्र करो मुकद्दस। मैं 4-5 बंदों को कह के वो भी मुझे उठा रहे हैं। चलो ठीक है, ओके खुदा हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड लक। ओवरऑल ठीक हो गई है मीटिंग, क्या ख्याल है? जी मैम अच्छी हो गई। हाँ जी मैम। ओके अल्लाह हाफिज।